औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्लांट का सेल वॉल डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक का नाम है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलिमा। तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? Cell membrane is the outermost wall. It is the outermost covering around each and every animal cell. हर एनिमल सेल के बाहर जो outermost wall होती है उस wall को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस तरह प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि सेल वॉल एक outermost wall है हर प्लांट सेल के बाहर, इसी तरह सेम सिचुएशन हर एनिमल सेल के बाहर जो वॉल होती है उस वॉल को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, बट इट इज प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल, यानी आउटरमोस्ट सेल वॉल होती है और उसके नीचे जो वॉल होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह बैक्टीरियल सेल में भी बाहर की तरफ सेल वॉल होती है और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज लिविंग है, इट इज सेमी परमिएबल है नेचर के लिहाज से, इट इज केपेबल ऑफ सेल्फ रिपेयरिंग भी कर सकती है, इट इज इलास्टिक इन नेचर। अब अगर इन प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करें प्लांट के सेल वॉल के साथ तो दीज प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, क्योंकि सेल वॉल जो है वो रिजिड है, इलास्टिक नहीं है, सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है। इसके अलावा सेल वॉल सेल्फ रिपेयरिंग एबिलिटी नहीं रखता, सेल मेम्ब्रेन में सेल्फ रिपेयरिंग एबिलिटी पाई जाती है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, सेल वॉल परमिएबल है। इसके अलावा सेल वॉल नॉन लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। तो ऑल दीस प्रॉपर्टीज आर टोटली वेरीज फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल। उसके बाद उसकी केमिकल कंडीशन के ऊपर आते हैं। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है एंड इट इज अबाउट फ्रॉम 60 to 80%। लिपिड इसमें होती है फ्रॉम 20 to 40%। वाइट कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट फ्रॉम 2 to 3%। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को अगर हम कंपेयर करें प्रोटीन और लिपिड के साथ तो इसकी परसेंटेज जो है इट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है। अब यहाँ पे अगर आप प्रोटीन के रेशियो को देखें तो ये 60 से लेकर 80% है। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये अमाउंट जो है, ये परसेंटेज जो है ये मुख्तलिफ है। किसी सेल में 60 हो सकती है, किसी में 65 हो सकती है, किसी में 70 हो सकती है। तो इट वेरीज इन द मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट सेल्स। इसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पे लिपिड में भी है कि ये 20 to 40% मुख्तलिफ सेल्स में होती है। 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 तक भी हो सकती है। अब इन प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट किस तरह है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस अरेंजमेंट के बारे में या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ मॉडल प्रपोज किए, लेकिन उसमें दो मॉडल बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिली। एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो बाद में रिजेक्ट हुआ और उसकी जगह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया जो आज तक मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, जिसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देखते हैं। इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, यानी आम सिंपली इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को रॉबर्टसन ने 1959 में प्रेजेंट किया और इस मॉडल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अगर आप आ जाए इस डायग्राम में तो यहाँ पे अगर आप रेड लाइन को आप देख रहे हैं, ये एक प्रोटीन लेयर है और ये नीचे दूसरी जो रेड लाइन है ये भी प्रोटीन लेयर को जाहिर करता है, यानी अपर एंड लोअर दो प्रोटीन लेयर है और इन दो प्रोटीन लेयर के दरमियान में दो लिपिड लेयर मौजूद है। ये भी एक लिपिड का लेयर है और ये दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल का लेयर है, यानी अप एंड बिलो प्रोटीन लेयर मौजूद है और इसके बीच में, इसके दरमियान में बाई लेयर ऑफ लिपिड मौजूद है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस मॉडल को सैंडविच मॉडल, यानी जिस तरह सैंडविच में अपर और लोअर
दो तह होती है और इन दो तहों के दरमियान में अंडा या कोई और मटेरियल होती है, चीज होती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अपर एंड लोअर प्रोटीन के लेयर होते हैं और इसके दरमियान में मिडल में लिपिड मॉलिक्यूल के लेयर होते हैं। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकोलसन ये दो बायोलॉजिस्ट थे, इसने 1972 में ये मॉडल प्रेजेंट किया, पेश किया। और इस मॉडल के मुताबिक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। यहाँ पे अगर आप इस मॉडल में देखें तो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल जो है दो लेयर बनाते हैं। सपोज करें ये आउटर लेयर ऑफ फास्फोलिपिड है और ये नीचे ये दूसरी लेयर है फास्फोलिपिड का। तो कितने लेयर हो गए? दो लेयर हो गए। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लिपिड बाइलेयर, यानी एक अपर है और एक लोअर है। अब इन दो लेयर में प्रोटीन की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। प्रोटीन मॉलिक्यूलों की अरेंजमेंट जो है इर्रेगुलर है। यहाँ पे अगर आप देखें प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर इर्रेगुलरली प्रेजेंट इन फास्फोलिपिड बाइलेयर। दो किस्म के प्रोटीन है यहाँ पे हमारे साथ। कुछ प्रोटीन जो है उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और कुछ प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन है जो फास्फोलिपिड आउटर एंड लोअर फास्फोलिपिड के जो लेयर है उनके आउटर सरफेस के साथ अटैच होते हैं। सपोज करेंगे अपर लेयर है फास्फोलिपिड का, तो इन फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूलों के साथ ये उसके आउटर सरफेस के साथ जो मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये बिल्कुल उसके अपर सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये प्रोटीन हमारे हो गए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पे अगर आप देखें लोअर लेयर ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो उसके आउटर सरफेस के साथ अटैच हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर दोस प्रोटीन्स व्हिच आर अटैच्ड विद द आउटर सरफेस ऑफ ए फास्फोलिपिड बाइलेयर। दोस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इन प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। उसके बाद इंट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर आते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर दोस प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीस टू फास्फोलिपिड लेयर। यानी अगर ऐसे प्रोटीन्स हैं जो इन दो फास्फोलिपिड के दरमियान में हैं, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे मैंने इंट्रिंसिक प्रोटीन शो किए हैं। These are called intrinsic proteins which is present in between these two phosphobilayer। जो इन दो फास्फोलिपिड के दरमियान में है, इन बिटवीन है, तो those proteins are called intrinsic protein। इसके फंक्शन को बाद में हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है इसकी जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को देखें तो सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच है तो देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। यानी दो यानी लिपिड के साथ भी ये अटैच हो सकते हैं और प्रोटीन के साथ भी अटैच हो सकते हैं। अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसका नाम होगा ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ अटैच है तो इसका नाम होगा ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अपर लेयर के फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल को अगर आप देखें इसमें मोस्टली जो है दो किस्म के फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, फास्फोटाइडल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। ये दो टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड थे एंड इट इज प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ ए फास्फोलिपिड। ये अपर लेयर बनाता है फास्फोलिपिड का। और नीचे जो लेयर है फास्फोलिपिड का इसमें मोस्टली दो किस्म के फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। एक को कहते हैं फास्फोटिडाइल इथेनोल अमीन और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको हम कहते हैं फास्फोटिडाइल सीरीन। ये दो किस्म के फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है लोअर लेयर बनाता है फास्फोलिपिड का, यानी मोस्टली इसमें ये मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, इस लिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल भी अटैच होते हैं। यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल है जो लिपिड के अंदर फास्फोलिपिड के साथ अंदर की तरफ ही अटैच होते हैं, तो दे आर कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो है
ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अब अगर किसी फास्फोलिपिड को अगर आप देखें तो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो है इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक उसका हेड होता है, यहाँ पे अगर मैंने सिंपल यहाँ पे शो किया है, ये इसका हेड है जो पोलर होता है फास्फेट ग्रुप की वजह से, और ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर के लिहाज से, जिसको हम वाटर लविंग भी कहते हैं। इसके अलावा इसके यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे जो मैंने ड्रा की नीचे, ये फैटी एसिड चेन गुजार करता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है नेचर के लिहाज से, या जिसको हम वाटर हेडी कहते हैं, और ये नॉन पोलर होता है नेचर के लिहाज से। यानी यहाँ पे अगर आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर वाला जो हिस्सा है ये भी एक्वस है, यहाँ पे भी वाटर होती है, और इसका अंदर वाला हिस्सा अगर आप देखें यहाँ पे भी वाटर मौजूद है, उसके अंदर की तरफ भी वाटर होती है, यहाँ पे भी एक्वस एनवायरनमेंट मौजूद है। तो अब इससे हमें यह अंदाजा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, और इस फास्फोलिपिड का जो हेड है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये भी पोलर है नेचर के लिहाज से, वाटर लविंग है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है हल होगी, डिसॉल्व होगी, और वो फास्फोलिपिड का जो लेयर है उसको इजीली क्रॉस करेगी। यानी वो मॉलिक्यूल जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है या स्मॉलर हिस्सा इसके लिहाज से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो इस फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को इजीली क्रॉस करेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन के को इजीली क्रॉस करेंगे और सेल के अंदर एंटर होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि उसमें पोलर मॉलिक्यूल प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसको ये इजीली क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो हेड है वो पोलर है। इसी वजह से पोलर मॉलिक्यूल, जिस तरह केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि पोलर डिसॉल्व पोलर के अंदर हल होते हैं, तो चूंकि ये पोलर उसका जो हेड है वो पोलर है, तो इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल हल होते हैं, हल पसीर होते हैं, और वो सेल के अंदर इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद इसके फंक्शन जो है ये दूसरे वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऑल दीज आर अबाउट दी स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।